पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ब्यूटी पार्लर संचालिका मृतका शीतला हत्याकांड का खुलासा, पति निकला हत्यारा। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 26 को भारत बंद। बाल श्रमिकों को हनुमानगढ़ शिक्षा से जुड़े बाल श्रमिक विशेष कैंपेन का आगाज। ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के लिए हुई रवाना। कलश यात्रा एवं सत्याग्रह महायुद्ध जयपुर में लेंगे भाग। अब खबरें विस्तार से। ब्यूटी पार्लर संचालिका मृतका शीतला हत्याकांड का आखिरकार पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया। मृतका का पति ही हत्यारा निकला। गत 4 मार्च को मृतका की नानी ने इस संबंध में मामला दर्ज करवाया था। बताया गया कि शीतल के साथ उसकी लड़की तमन्ना उर्फ भूमिका और छोटा भाई संदीप भी अपनी नानी के पास रहते थे। ब्यूटी पार्लर संचालिका मृतका शीतल का हत्यारा पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस टीम ने पूरे मामले का पटाक्षेप करते हुए हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी प्रीति जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। बताया गया कि शीतल अपनी नानी के पास रहती थी। वह गोलूवाला में उसका ब्यूटी पार्लर था। शीतल का अपने पति के साथ विवाद चल रहा था, ऐसे में वह साथ नहीं रहता था। शीतल पिछले 12 साल से बाजार में तमन्ना ब्यूटी पार्लर के नाम से दुकान कर रही है। शीतल ने 2018 में प्रदीप बिश्नोई के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया था। 4 मार्च की शाम को शीतल, तमन्ना उर्फ भूमिका, संदीप सभी खाना खाकर सो गई। इसी दौरान एक व्यक्ति जो घर में घुसा और कमरे में शीतल को केरोसिन डालकर आग लगा दी। जब तक बाकी घर वाले साथ संभाल करते, शीतल आग से झुलस गई। परिजनों ने बलात्कार के आरोपी प्रदीप बिश्नोई पर शक जताया। बताया गया क्योंकि 10-15 दिन पहले प्रदीप बिश्नोई ने शीतल को धमकी दी थी कि अगर मुझे सजा हो गई तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तेरा हिसाब करके ही अंदर जाऊंगा। लेकिन दौरान इलाज शीतल की एसएमएस अस्पताल जयपुर में मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण का अनुसंधान आरपीएस पुलिस उप अधीक्षक देवानंद को सुपुर्द किया गया। घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए आला अधिकारियों ने भी घटनास्थल का जायजा लेते हुए अनुसंधान किया। बलात्कार के आरोपी प्रदीप बिश्नोई से गहन पूछताछ की गई, लेकिन वह प्रकरण में संदिग्ध नहीं पाया गया। प्रकरण में मुखबिर की सूचना, गहन अनुसंधान, पूछताछ, तकनीकी विश्लेषण के आधार पर हत्याकांड का खुलासा करने में पुलिस को सफलता मिली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ने बताया कि शीतल के अपने पति कृष्ण कुमार के साथ नहीं रहने और अपनी पत्नी के स्वयं से अलग रहने, अपनी पत्नी शीतल को सबक सिखाने के लिए शीतल का पति किशन लाल अपने गांव से मोटरसाइकिल पर कस्बा गोलूवाला आया और रात्रि में मृतका के घर की दीवार फांदकर मृतका को आग लगाकर जलाकर मारने और मोटरसाइकिल से वापस झुंझुनू चला जाना पाया गया। प्रकरण के अनुसंधान में विभिन्न टीमों को दिए गए अलग अलग दायित्वों का निर्धारण कर सभी पक्षों से अनुसंधान कर कार्रवाई करते हुए मामले का पर्दाफाश करने में पुलिस को सफलता मिली। दिनांक 4/3/2021 को गोलूवाला कस्बे में श्रीमती शीतल उनकी जलाकर हत्या कर दी गई थी। जलने के बाद उनको गंगानगर, बीकानेर और जयपुर वो जेर इलाज रहीं और जयपुर में उन्होंने एसएमएस हॉस्पिटल में दम तोड़ा। घटनाक्रम या हत्याकांड जो कहें बहुत ही दर्दनाक था। जलाकर इस तरीके से मारा जाना और बहुत संवेदनशील भी था, क्योंकि एक महिला को जिस तरीके से जला के मारा गया और विशेष रूप से उसके बाद कुछ इस तरह की भी जानकारी आई, कुछ इस तरीके के आरोप भी आए। एफआईआर जो हमें दी गई उसमें एक व्यक्ति पर आरोप लगाए गए जो पूर्व में इसी महिला के खिलाफ बलात्कार के केस में जिसका चालान किया जा चुका था और जो ज़मानत पर था, कि उस व्यक्ति ने पर शक जाहिर किया गया कि हो सकता है कि उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया हो। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमने पूरा प्रयास किया। एडिशनल एसपी नौहर, एडिशनल एसपी हनुमानगढ़, डीवाईएसपी प्रशांत कौशिक, डीवाईएसपी श्री देवानंद जी और एसएचओ गोलूवाला, इंस्पेक्टर साहब श्री रविंद्र जी, दिनेश सारंग जी, एक पूरी टीम, स्पेशल टीम जो डीएसटी और राजाराम जी, सभी की एक टीम को लगाकर रणवीर मीना, सीओ रावत सर, उनके द्वारा हमने प्रयास किया कि इस हत्याकांड के पूरे खुलासे हेतु हर एंगल पे जांच की जाए। यदि जो नामजद आरोपी है, यदि उसका कोई रोल है तो उसको हम जल्दी से जल्दी पता लगाने का प्रयास करें। अन्यथा इस घटनाक्रम में, इस हत्याकांड को अंजाम देने में जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है उसके खिलाफ हम पुख्ता अनुसंधान करके आइडेंटिफाई करें कौन है, उसको गिरफ्तार करें और गिरफ्तारी के बाद इसमें पूरा अनुसंधान पूरा करें। काफ़ी प्रयासों के बाद इस घटनाक्रम को खोलने में हमें सफलता हाथ लगी है। जो आसूचना तंत्र हमारा यूज़ किया गया, हमारे द्वारा तकनीकी विश्लेषण किया गया, मुखबिर से सूचना ली गई,
महिला का पति झुंझुनू ज़िले का रहने वाला है। वहाँ तक हमारे द्वारा पूरी गहन अनुसंधान किया गया और उसके बाद ये तथ्य सामने आया कि महिला के पति द्वारा ही महिला को मारा गया है। हत्या का मुख्य मोटिव महिला जो पति का ये रहा कि वो अपनी बच्ची को यहाँ से लेके जाना चाहता था। उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर भी कुछ शक था और इस वजह से उसने अपनी बच्ची को लेने के लिए इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। फुटेज में जो व्यक्ति दिखाई दिया है वो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था, मास्क लगाया हुआ था और व्यक्ति ने, लेकिन वो व्यक्ति वही था, महिला का पति कृष्ण ही था जो झुंझुनू हुक्मा के ढाणी का रहने वाला है और उसने स्वयं वहाँ से गोलूवाला कस्बे में वो दिन के समय में आया है और उसके बाद रात्रि को ये घटना को अंजाम देके सीधा स्वयं ही वापस अपने गांव लौट गए। कोरोना के एक्टिव केस बढ़ रहे हैं, इसके लिए सभी को गंभीर होकर उपाय करने होंगे। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि इसको लेकर कलेक्टर ने गंभीरता जताई है। इस संबंध में सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली जाएगी। इसमें वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की जाएगी। अभी हनुमानगढ़ जिले में टोटल 1,03,553 कोविड के लिए सैंपलिंग हो चुकी है, जिसमें से आज की तारीख तक 40 एक्टिव केस हनुमानगढ़ में अभी आज की तारीख में है और रिकवरी रेट 97.55% रिकवरी रेट है। इसके अलावा वैक्सीनेशन भी हमारा 1 तारीख से जो 60 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए 60 साल से ऊपर वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, जिसमें टोटल 27,213 लोगों के लिए फर्स्ट डोज दी जा चुकी है, जिसमें से 23,760 60 साल से ऊपर लोग थे, जिन लोगों के वृद्धजनों के हमने वैक्सीनेशन करवाया है। तो ठीक है, लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारा वैक्सीनेशन स्तर भी हमारा बढ़ रहा है। तो अगर वैक्सीनेशन हम इम्प्रूव करेंगे तो हम ये कोविड जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, सेकंड फेज आने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं लोग, तो इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे अगर वैक्सीनेशन अच्छा रहेगा तो। अभी जो सैम्पलिंग हो रही है तो पर डे की बात करें तो औसतन कितने लोग पर डे पॉजिटिव आ रहे हैं? औसतन करीब 2 या 3 एवरेज डेली के पॉजिटिव आ रहे हैं अगर औसत की बात की जाए तो अभी लोगों को सावधान रहना चाहिए, बचाव रखना चाहिए। बिल्कुल, लोगों को पूरा जिस तरीके से फर्स्ट फेज आई थी, अभी हम इसको कहेंगे नहीं, जिस हिसाब से पूरी प्रिकॉशन रख रहे थे, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, सैनिटाइज करना, हाथ सैनिटाइज करना, प्रॉपर जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहना, जो सभी तैयारियां जो जिस हिसाब से पहले कर रहे थे उसी हिसाब से प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी, नहीं तो ये बीमारी और गंभीर रूप से समाज में वापस आ सकती है। कोरोना के जो एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए कलेक्टर साहब ने भी इसको गंभीरता से लिया है और अल्टरनेट डे का प्रस्ताव था, तो हफ्ते में अब मंगलवार और शुक्रवार को सभी विभाग संबंधित विभागों की कलेक्टर सभागार में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसका शाम को रिव्यू लिया जाएगा वैक्सीनेशन का और कोरोना पॉजिटिव केसेस को लेकर तैयारियों के संबंध में। तो इसमें काफ़ी सारे बिंदु रखे जाएंगे, सभी डिपार्टमेंट अपनी अपनी तरफ से क्या क्या कार्य कर रहे हैं इसका पूरी समीक्षा की जाएगी और कलेक्टर साहब ने भी प्रॉपर आदेश जारी कर दिए हैं कि सभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, चालानी कार्रवाई की जाए अगर इस तरीके से बिना मास्क के पाए जाते हैं तो, और सभी बॉर्डर एरिया पर PCR रिपोर्ट्स, RT-PCR रिपोर्ट चेक करने के बाद ही एंट्री के लिए सब जगह पाबंद कर दिए गए हैं, ड्यूटियाँ सबकी लगाई हुई हैं। जिले में बुजुर्गों द्वारा कोविड वैक्सीनेशन करवाना जारी है। इसके लिए जिला प्रशासन सहित समस्त विभागों द्वारा आमजन से वैक्सीनेशन करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मंगलवार को उप स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि तृतीय चरण में जिले में आज 2812 बुजुर्गों का वैक्सीन किया गया है, जबकि 286 लोगों ने दूसरी डोज लगवाई है। इस तरह जिले में अब तक 27,213 बुजुर्गों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है और 3,818 लोगों ने सफलतापूर्वक दूसरी डोज भी लगवा ली है। उन्होंने बताया कि जिले में 81 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। बताया गया कि आमजन को उनके नजदीकी चिकित्सा संस्थानों पर वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग चिकित्सा संस्थानों पर जाकर वैक्सीनेशन करवा सकें। हमारे यहाँ पे अर्बन PSC हनुमानगढ़ टाउन में कोविशील्ड का वैक्सीनेशंस लगाए जा रहे हैं एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, और इसके अंदर 2-3 बातें हैं जो हमारे को जितने भी ऑर्डर्स मिले हैं उस हिसाब से पब्लिक में से लिया है। जनरल पब्लिक में से हमने सबसे पहले कोविशील्ड वैक्सीन, 2 तरह के वैक्सीन लग रहे हैं, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड वैक्सीन, पर हमारे यहाँ पे कोविशील्ड वैक्सीन का शेड्यूल अरेंज किया गया है कोल्ड चेन में। उसके अंदर हमने पब्लिक के अंदर 45 ईयर्स से लेकर 59 ईयर्स तक के जितने भी ओल्ड एज
लेडीज़ एंड जेंट्स हैं उन सबको हमने कोविशील्ड की 2 डोजेज़ हमने जो है वो डिसाइड की है। पहली डोज लगने के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी, दैट IM इंजेक्शन लगेगा और वो भी डेल्टॉइड रीजन में लगेगा, लेफ्ट साइड में लगेगा। ज़्यादातर लेफ्ट साइड में लगा रहे हैं, कई बार राइट साइड में भी लगा देते हैं। और इसके अंदर हमने 3 सिस्टम बना रखे हैं। हमारे पास 3 तरह के इसके अंदर पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है रिसेप्शन का पॉइंट, जहाँ पर हम उनकी एंट्री करते हैं, पेशेंट्स की एंट्री करके वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनका आधार कार्ड लेके उसका ऑनलाइनिंग करते हैं, उसे ऑनलाइन मिलान करते हैं, उनके ID मिलान करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा वैक्सीनेशन साइट, जिसको हम बोलते हैं इंजेक्शन रूम। इंजेक्शन रूम के अंदर हम उनको टीकाकरण लगवाते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ आवर ऑब्जर्वेशन रूम। ऑब्जर्वेशन रूम में हम उनको 30 मिनट्स के लिए रखते हैं पेशेंट्स को, ताकि उनको कोई एडवर्स इफेक्ट अगर या कोई एडवर्स उनको सिस्टम में इफेक्ट हो तो हम उसको डील कर सकें। निजी स्कूल संचालक फीस के लिए बच्चों पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों ने रोष प्रकट करते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि निजी स्कूल संचालक बच्चों को फीस के लिए TC और परीक्षा नहीं करवाने की धमकी दे रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि किस्तों में फीस वसूली की जाए, जबकि निजी स्कूल संचालक एकमुश्त फीस का दबाव बना रहे हैं। ये क्या कि सर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसके अनुसार फीस लेने के लिए पाबंद किए गए 5 किस्तों के अंदर, जबकि इसका सर स्कूल सर सभी अभी ना तो किस्तों में ले रहे हैं। जो बच्चे हैं जिनकी फीस थोड़ी बहुत जो बकाया पड़ी है उनको 110% यानी सर बढ़ा के पिछले साल से उनको सर क्लास से बात किए गए। 2-2 ग्रुप बना रखे हैं, जिनकी फीस जमा नहीं है, उनसे एग्जाम नहीं ले रहे। सर मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, बापू को टॉर्चर कर रहे हैं सर, और 10 दिन की बात अभी फिर एग्जाम है सर। 19-20 की तो कैलेंडर सर उससे बढ़ा के और ले रहे हैं फीस। समस्या सर स्कूल की है। जो गत दिनों से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, गत सत्र की जो फीस है वही वसूली जाएगी, परंतु SRM स्कूल हनुमानगढ़ द्वारा बच्चों से नाजायज़ फीस वसूली जा रही है, और जिसके अंतर्गत बच्चों पर दबाव बनाकर और उनको क्लास से बाहर करके परीक्षा से वंचित किया गया है। अभिभावकों पर लगातार यही प्रेशर बनाया जा रहा है कि अगर बच्चे के एग्ज़ाम नहीं ले जाएंगे, अगर आपने फ़ीस पूरी जमा कराई या नहीं कराई हो। जिन अभिभावकों ने फीस जमा कराई है उनसे भी यही बात कही जा रही है, फ़ीस पूरी जमा कराई जानी चाहिए, अन्यथा आपके बच्चे से परीक्षा नहीं ली जाएगी। और कुछ बच्चों को जो है 9th क्लास में प्रैक्टिकल से बाहर भी किया गया है, पर अभिभावकों के वहाँ जाने पर स्कूल ने अभी तक उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उनका यही कहना है कि हम सरकार को मानते नहीं और जो आदेश दिए गए हैं हम उस पर नहीं चलते। जो ये हमारी निजी संस्था है और हमने जो चार्ट 20 सन गत जो स्तर है 20-21 उसी के अनुसार ही फीस लेंगे और वार्षिक शुल्क भी लिया जाएगा हमारे। और बट हम आज यहाँ कलेक्टर साहब के ज्ञापन देने आए हैं, जिन बच्चों को ऑनलाइन परीक्षा से वंचित किया जा रहा है और उनके हम कलेक्टर साहब ये कहना चाहते हैं कि आप स्कूल पे कोई पाबंद करें और जो बच्चों को परीक्षा वंचित करने पर दबाव बनाया जा रहा है उनको वंचित ना किया जाए परीक्षा से। फीस ली जा रही है सर, ये 110% से ली जा रही है इनके द्वारा। जो एक 4th क्लास बच्चे की फ़ीस है जो 33,600 गत का होना चाहिए, उसमें इन्होंने 10% बढ़ाकर 110% ली जा रही है फ़ीस। और ये कह रहे हैं कि 110 ही भरानी पड़ेगी। जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उनके अनुसार 100% जो फीस है उसको 6 किस्तों में मार्च से के लिए पाबंद किया गया है। मगर अब ये कह रहे हैं कि आप अगर आपको फीस दोगे तभी बच्चे का पेपर होगा, नहीं तो पेपर नहीं होगा। राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संघर्ष समिति के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को रोडवेज के चीफ मैनेजर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सीनियर कर्मचारियों को रूट पर भेजा जा रहा है, जबकि जूनियर कर्मचारियों को ऑफिस में बिठाया जा रहा है। ये संघर्ष समिति कभी भी सहन नहीं करेगी। कर्मचारी नेता नायब सिंह ने बताया कि रोडवेज डिपो में नियमानुसार काम नहीं हो रहा। जो कर्मचारी रिटायरमेंट के नजदीक है उन्हें रूट पर भेजा जा रहा है। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया भुगतान जल्द किया जाए। इसके साथ ही रेलवे का आवागमन बंद होने पर अंतर्राष्ट्रीय रूट पर रोडवेज बसों का संचालन किया जाए ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। पता जिसमें सीनियरिटी के हिसाब से कर्मचारियों को उनको पद पर लगाने की बात थी। हाँ सर। दूसरा ये 12 सूत्री मांग पत्र था जिसमें आपके रोडवेज डिपो में बस सिस्टम की चार्जवारी करके और इसका बस सिस्टम के निर्माण की स्वीकृति लोग हैं उनका जो पेमेंट है बकाया पेमेंट उसके भुगतान की, ये सारी जो बातों को लेकर ये ज्ञापन 5 तारीख को दिया था। और उसमें कुछ उच्च न्यायालय के भी फैसले हैं वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, उनके लिए भी कहा गया था, लेकिन आज तक नहीं किया गया। और उल्टा 11-12 के जो लोग हैं हेड ऑफिस से उनको जो 11-12 जिनके अपॉइंटमेंट 11-12 गए उनको नए लोगों को लगाने के लिए ऑफिस में लगाने के लिए यानी कि उनको जो है भाई एक तो सीनियरिटी के हिसाब से
जो कर्मचारी हैं उनको रूट पर चलाने की मांग की है कि हेड ऑफिस के आदेश के मुताबिक 11-12 के जो नए जूनियर कर्मचारी है उनको जो रूट पे न चलाने की बजाय उनको लाइट वर्क के लिए बिठाया जा रहा है, जिससे कि सीनियर कर्मचारी जो है, जो एक्सीडेंट शुदा हैं या सीनियर कर्मचारी जो रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, टिकटें काटने में दिक्कत होती है और रिटायरमेंट के नज़दीक व्यक्तियों को रूट पर चलाया जाता है। यूनियन इस बात का विरोध करती है कि विरुद्ध जो हेड ऑफिस के आदेश से नियम के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है, एक तरफ तो नियम की बात की जा रही है और एक नियम के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, उसका यूनियन विरोध करती है। दूसरा 9, 18, 27 का बहुत से कर्मचारियों को लाभ नहीं मिला है, उसके लिए ज्ञापन में हमने मांग की है। तीसरी मांग जो प्रमुख है, अंतरा रेलवे का आवागमन बंद है, इस क्षेत्र के अंदर रेलवे नहीं चल रही है, जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय बसें हमारे रूट पर नहीं चल रही हैं। राजस्थान रोडवेज़ के अंदर अगर बसों का नईयों का अगर आगमन हो तो जिससे कि राजस्थान रोडवेज़ की इनकम भी बढ़ेगी और जनता को भी लाभ मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय यातायात के अंदर। तो इसलिए आवागमन के लिए नई बसें और सारथी कर्मचारी नियुक्त करने की मांग को लेकर हमने ज्ञापन दिया। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक मंगलवार को व्यापार संघ धर्मशाला में हुई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया गया। वहीं तीनों बिलों के विरोध में 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान करते हुए जिला बंद करने की रणनीति पर चर्चा की गई। किसान नेता सौरभ राठौड़ ने बताया कि 26 को पूर्णतः शहर को बंद रखा जाएगा। वहीं 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस मनाया जाएगा। किसान मोर्चा के आह्वान पर 26 तारीख को भारत बंद और 23 तारीख को हमारे शहीद आजम के उनका शहादत दिवस मनाने का प्रोग्राम जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आए हैं उनको पूरे ज़िले में मजबूती से लागू करने के लिए आज यहाँ किसान, मजदूर और व्यापारी प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई है। इसमें हमारे जो टोल्स पर हमारे साथी बैठे हैं वो सभी साथी, जो हमारे मॉल्स पर जो के बाहर जो धरने पर बैठे हैं वो साथी, और तमाम हमारे यहाँ के किसान प्रतिनिधि, व्यापारी प्रतिनिधि, मंडी से हमारे व्यापारी साथियों के प्रतिनिधि, ऑटो यूनियन के प्रतिनिधि, बाज़ार की विभिन्न एसोसिएशनों के प्रतिनिधि, सभी यहाँ हम सब लोगों ने बैठ करके और 26 तारीख के भारत बंद को सफल करने के लिए आज यहाँ विस्तार से चर्चा की है और प्रोग्राम तय किया है। निश्चित रूप से 26 तारीख का भारत बंद ऐतिहासिक होगा। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर पूरा ज़िला पूरी तरह से पूर्णतः बंद रहेगा और 23 तारीख को जो हमारे शहीद आजम की भगत सिंह जी के जो शहादत दिवस है उसको भी भगत सिंह चौक पर हमने ये यहाँ सर्वसम्मति से ये भी तय किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हमारे ये रहें कि भी हम यहाँ से 22 तारीख को हमारे जो राजस्थान का बॉर्डर है, शाहजहाँपुर बॉर्डर, वहाँ हमारे साथियों को भेजें। जो साथी वहाँ नहीं जा सकते वो यहाँ सुबह 11 बजे भगत सिंह चौक पर हम यहाँ हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहादत दिवस यहाँ पूरे जोर शोर से मनाएंगे। भगत सिंह वाली पग बन्नी ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਪਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਲ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੀਏ। ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੋ। MSP ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਜੀ, MSP ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ MSP ਦਾ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵਿਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ C2+50 ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ MSP ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ MSP ਦਾ। ਸਪੇਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸਪੇਨ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਪਰ MSP ਦਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਐਤਕੀ ਬਣਿਆਗਾ। ग्राम विकास अधिकारियों की कलश यात्रा एवं सत्याग्रह महायज्ञ जयपुर में होगा। इसमें भाग लेने के लिए ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। गौरतलब है कि ग्राम विकास अधिकारी लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार ने अभी तक उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। ऐसे में ग्राम विकास अधिकारियों में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है। आवाज दो, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी से जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी से जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज
जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं। राजस्थान ग्रामीण सहकारी संघ शहीद दिवस 30 जनवरी से हम सत्याग्रह के आंदोलन हैं, जिसके तहत पूर्व में हमारे प्रत्येक शनिवार को ब्लॉक स्तर के ऊपर से यज्ञ किया गया था, सत्यबुद्धि के लिए सत्याग्रह यज्ञ किया गया था। 27 फरवरी को हमारे द्वारा जिला स्तर के ऊपर सत्याग्रह यज्ञ किया गया था, परंतु राज्य सरकार के द्वारा हमारी मांगे पर उचित ध्यान नहीं दिए जाने के कारण से संघ के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जयपुर स्तर के ऊपर महायज्ञ किया जाए, जिसकी अनुपालना के अंदर आज हमारे संघ के साथियों द्वारा जिला हनुमानगढ़ पूरा रवानगा हो रहा है। जयपुर के अंदर कल 11 बजे जहाँ कलश यात्रा निकाली जाएगी पहले पूर्व के अंदर, उसके बाद वहाँ सत्याग्रह यज्ञ किया जाएगा, जिसमें पूरे राजस्थान स्टेट के जितने भी पंचायत समितियाँ हैं उनके सबके ग्राम सेवक से लगभग 10,000 ग्राम सेवक साथी हैं, हमारे ग्राम विकास अधिकारी साथी हैं जो वहाँ यज्ञ करेंगे। हमारे कई बार गवर्नमेंट के साथ समझौते हुए हैं और कई तरीके की मांगें हमारी पेंडिंग चल रही है, जिसमें 3600 ग्रेड पे का हमारा पुराना जो बार बार कहा गया आज तक उसको लागू नहीं किया गया, और हमारे DRDA के जो साथी हैं उनको नियमित नहीं किया गया, और उसके अलावा जो हमारा साथी एक बार जहाँ जिसको नियुक्त किया गया है वो अपने गृह ज़िले से 200-500 किलोमीटर दूर बैठा है, उसके लिए हमने बार बार गवर्नमेंट को कहा है कि आप एक बार इनको छूट देते हुए गृह ज़िले में इनका स्थानांतरण करें। उसके बारे में इस तरीके की हमारे 7 मांग पत्र है में मांगे हैं, उन पे आज दिन तक विचार नहीं हुआ है। उसी के विरोध स्वरूप आज हम जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में संगरिया में ऐतिहासिक महापंचायत का आयोजन होगा। महापंचायत को किसान नेता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। किशोर कुमार जाखड़ ने बताया कि महापंचायत में 5,000 ट्रैक्टर और करीब 20,000 किसान भाग लेंगे। कल संगरिया में 2 बजे एक ऐतिहासिक किसान महापंचायत होने जा रही है, जिसमें आदरणीय राकेश टिकैत जी किसान नेता आ रहे हैं, उग्रावा साहब आ रहे हैं, अभिमन्यु कुहाड़ आ रहे हैं, राजा राम जी मील साहब आ रहे हैं, रघुवीर सिंह जी आ रहे हैं, और अन्य जत्थेबंदियों के जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं। जो कम से कम 10 नेता होंगे जो किसान जत्थेबंदियों के, वो संगरिया में आ रहे हैं। और इस महापंचायत ऐतिहासिक महापंचायत होगी संगरिया में, क्योंकि संगरिया ऐसी कर्म भूमि है, ऐसी जो है तपोभूमि है जिसमें हमेशा संघर्ष रहा। जो 71 का आंदोलन है, आपको अंदाज़ा होगा संगरिया में 7 लोगों ने अपनी शहादत दी थी, उसे करीब 52 साल बीत गए। तो वो पवित्र स्थान है, जो शहीदी का स्थान है। तो संगरिया में ये पूरे ज़िले की सबसे अब तक जो मीटिंगें हुई है उससे ऐतिहासिक होगी। और मेरा ये मानना है, मैं पिछले 15 दिन से गांव-गांव में घूम रहा हूँ कि संगरिया में पूरी सड़कें ट्रैक्टरों से भर जाएंगी, इतनी अपार भीड़ और अपार संख्या होगी, और ताकि तीनों काले कानून सरकार वापस ले ले और MSP लागू करे, उसी के उपलक्ष्य में है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिल्ली के बॉर्डर पे जाने के लिए प्रेरित करने के लिए सब लोग आएंगे। इसी के लिए किसान महापंचायत रखी है। अनुमानित कितने हज़ार के लोग पहुंच जाएंगे? कम से कम जो है 20 से 30 हज़ार लोग होंगे, और मेरा ये है कि भाई अनुमान है कम से कम 5,000 ट्रैक्टर होंगे। बाल श्रमिकों पर काम नहीं कर स्कूल जाने दें और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़कर शिक्षा से जोड़ा जाए, यही संदेश बाल कल्याण समिति की टीम दे रही है। इसी के तहत एक कैंपेन चलाई गई है ताकि 16 वर्ष की कम आयु के बालकों को शिक्षा से जोड़ा जा सके। बाल कल्याण समिति की टीम जिला श्रम कल्याण अधिकारी ने कलेक्टर के निर्देशानुसार जंक्शन में टाउन बाजार में घूमकर लोगों को जागरूक किया। आज हमारा जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार एक संयुक्त कैंपेन है, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट, बाल कल्याण समिति और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई है। इसमें विभिन्न स्थलों पर चाइल्ड लेबर सर्वे किया जा रहा है
और एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। अगर किसी जगह कोई बच्चा पाया जाता है या संभावना पाई जाती है तो नियोजक को हम उसमें वार्निंग दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर वो उस एक्ट की पालना नहीं करना है, चाइल्ड लेबर एक्ट की, तो ठोस कार्रवाई की जाएगी और ये कैंपेन निरंतर जारी रहेगा। टीम के अंदर हमारे CWC चेयरमैन श्री जितेंद्र गोयल जी और जो अदर CWC के मेंबर हैं वो हैं, लेबर डिपार्टमेंट की टीम है, और ये कंटिन्यू कैंपेन जारी रहे। लोगों से जैसे जहाँ भी बाल श्रम के संभाव्य स्थल है, कोई होटल है, ढाबा है, चाय की दुकान है, तो वहाँ ये देख रहे हैं कि यदि कोई 16 साल से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है तो उनके नियोजक से समझाइश कर रहे हैं कि बच्चे को एजुकेशन से जोड़ें और इस जो चाइल्ड लेबर का जो ये जघन्य अपराध है इससे उन बच्चों को दूर करें, बच्चों को मुख्य धारा में लाएं ताकि उनका भविष्य स्वर्णिम बने। ये है कि अगर कोई बच्चा चाइल्ड लेबर कहीं पाया जाता है तो एक्ट के अकॉर्डिंग ये एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में, इसमें बिना वारंट के इसको गिरफ्तार किया जाएगा और CWC के समक्ष पेश किया जाएगा। उसके आगे 6 महीने से आगे तक की सज़ा का प्रोविज़न है, 25,000 से ऊपर का 30,000 का जुर्माना भी है इसमें। आज हमें सूचना मिली कि हनुमानगढ़ टाउन में इसारिया मार्केट के पास, पार्क के पास कुछ होटल्स हैं, रेलवे स्टेशन जंक्शन रोड पे कुछ होटल्स पे छोटे बच्चों द्वारा श्रम करवाया जा रहा था। कार्य करवाने की सूचना मिली तो हम पूरी टीम के साथ श्रम विभाग और पुलिस के साथ पहुंचे, तो लोगों को थोड़ी खबर मिल गई तो बच्चे इधर उधर भाग गए। तो हम ये चाहते हैं कि पूरा हनुमानगढ़ ज़िला बाल शोषण मुक्त हो और जो बच्चे भिक्षावृत्ति करते हैं उनको हम भिक्षावृत्ति छुड़वा के मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य 1098 है, उस पर भी दे सकते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन है उस पर, तो वो भी हमारे पास तुरंत सूचना आ जाती है, हम उस तुरंत कार्रवाई करें। सरकारी बैंकों के कर्मचारी सोमवार और मंगलवार को 2 दिनों की हड़ताल पर चल रहे हैं। तो सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध और कई अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है। दूसरे दिन बैंक कर्मचारियों ने सरकार को सद्बुद्धि आए इसके लिए मंगलवार को हवन किया। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार हर सेक्टर को निजी हाथों में सौंपना चाहती है, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। वहीं बैंक की हड़ताल के चलते आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हड़ताल के चलते आमजन को राशन के लिए पैसे निकलवाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मोदी जी को सद्बुद्धि दे स्वाहा, वित्त मंत्री को सद्बुद्धि दे स्वाहा, मोदी जी को सद्बुद्धि दे स्वाहा, वित्त मंत्री जी को सद्बुद्धि दे स्वाहा। भारत सरकार के निजीकरण के विरोध में सभी बैंकों की जॉइंट फोरम की तरफ से ये हड़ताल रखी गई है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के अम्ब्रेला के नीचे 9 बैंक की यूनिट्स आती है, जिसमें सारे बैंक आते हैं। इसमें मुख्य मांग जो है वो जो मोदी सरकार ने बैंकों का निजीकरण किया है, करने की घोषणा करी है। इसमें पहले राउंड में उन्होंने 2 बैंकों का किया है, फिर उसके बाद इन्होंने नीति आयोग ने उसमें 4 बैंकों का नाम बताया है। जबकि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 69 में, वो जो समाज का निचला तबका है, गरीब से गरीब आदमी है, उसको बैंकिंग सुविधाएं उसका पूरा लाभ देने के लिए किया गया था। सस्ती दर पर सब सुविधाएं जो गरीब आदमी को मिल सके उसके लिए किया गया था। लेकिन मोदी सरकार ने अपनी हठधर्मिता के आगे और जो जितने भी उनके कॉर्पोरेट दोस्त हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए बैंकों के निजीकरण का स्टेप उठाया है। तो हम सभी आज यहाँ उस निजीकरण का विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उनको सद्बुद्धि आए, मोदी जी को सद्बुद्धि आए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को सद्बुद्धि आए, इसके लिए हमने एक यज्ञ का यहाँ प्रोग्राम रखा है, जिसमें सभी बैंक कर्मचारियों ने इसमें अपनी आहुति डाली है। हाँ जी, मैं पैसे निकलवाने के लिए आया था एटीएम से, और मेरे घर पे राशन नहीं है। राशन के लिए पैसे निकलवाने आया था। सबसे पहले गया था मैं SBI के अंदर, खुंजा ब्रांच के अंदर, तो वहाँ भी पैसे नहीं है। फिर गया OBC, यहाँ भी पैसे नहीं है।
और ये आंध्रा बैंक के अंदर जो यूनियन बैंक हो गया, भाई यहाँ मेरा अकाउंट है, यहाँ भी इन्होंने ATM बंद कर रखा है। तो उसके बाद ये जो SBI है यहाँ आया था, यहाँ भी पैसे नहीं हैं। तो मतलब हम पब्लिक परेशान हो रही है, एक छोटी सी कमी के कारण सरकार की गलती है। अगर जो बैंक वाले हड़ताल कर रहे हैं उनकी जो डिमांड है वो पूरी कर दो, ताकि हम परेशान ना हो। आज 3-4 दिन हो गए, पैसे है नहीं है, तो कहाँ से लेके आए? बैंक में हड़ताल है, आंदोलन चल रहा है, हड़ताल चल रही है। सरकार को इनकी बातें माननी चाहिए है। आम जनता इससे परेशान हो रही है और इसलिए सारे ATM में जा के आए हैं, कहीं पैसे नहीं मिले। तो इसलिए इनका सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जाए, सरकार इस बारे में सोचे। बालाजी रसोई की ओर से श्री श्याम अखंड ज्योत पाठ का आयोजन 21 मार्च को किया जाएगा। बताया गया कि श्री श्याम अखंड ज्योत पाठ का आयोजन शहर की सुख शांति के लिए करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कथा का पाठ कोलकाता से आ रहे संदीप सुल्तानिया पार्टी करेंगे। इस उपलक्ष्य में मंगलवार को कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष व पार्षद तरुण विजय, जगदीश राठी, वंदना आदि ने श्री श्याम रथ को प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया। अतिथि ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार रथ शहर की हर गली में कथा को लेकर प्रचार प्रसार करेगा। विशेष आकर्षण बाबा का भव्य दरबार सजेगा। सवामणि का प्रसाद, अखंड ज्योति जलेगी, अलौकिक श्रृंगार होगा, 56 भोग लगेगा। 87 अखंड ज्योति जलेगी, अलौकिक श्रृंगार होगा, 56 भोग लगेगा। के सहारे की जय, ईमानदारी की जय, बाबा श्याम की जय हो, बोले शीश के दानी की जय हो। आज हमारा आयोजन है सर 21 मार्च वार रविवार को श्याम अखंड ज्योत कथा का पाठ रखा गया है, जिसमें संदीप जी सुल्तानिया कलकत्ता से पधार रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ, जो कि श्याम कथा का पाठ करेंगे। वह श्याम जी की पूरी जीवनी अभिनय के द्वारा स्टेज पे प्रस्तुत करेंगे। उनके मंजे हुए कलाकार उनके साथ आते हैं। आज हमने श्याम प्रचार रथ, श्याम रथ का रवानगी किया है, जिसके अंदर शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। प्यारे की जय हो, जय श्री श्याम। ये हम आज रथ रवाना कर रहे हैं और ये हमारा सारा बालाजी रसोई का परिवार का संयोग है, जो हम इस संयोग को कर रहे हैं। और अखंड ज्योति का पाठ है जो अग्रसेन भवन में है, उसमें हमारे सारे साथी मिलकर, प्रेमी भक्त मिलकर, श्याम बाबा के भक्त मिलकर हमारे साथ दें, हमारा संयोग दें और हम वहाँ अखंड ज्योति का पाठ कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम रथ रवाना करें। 21 मार्च को हम ये अखंड ज्योति का पाठ शुरू करेंगे, जिसके लिए हम सारी जनता के लिए, हनुमानगढ़ ज़िले के लिए हम ये चाहते हैं कि सुख शांति बनी रहे और सदा ही भगवान की कृपा हमारे पर बनी रहे। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।